आप सभी का एक बार फिर यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में स्वागत है। हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट नंबर 14 और ये टेस्ट नंबर 3 है, जिसमें हम भारत में बैंकिंग सेक्टर, सिक्योरिटी मार्केट और एक्सटर्नल सेक्टर को कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर के साथ यानी इकोनॉमिक सर्वे को इंक्लूड करते हुए जो भी डाटा ज़रूरी है उसको। तो आज पार्ट 4 है। अब पार्ट 4 में 61 से 80 क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। इसके बाद एक पार्ट और होगा, टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टेस्ट चालू होगा इकोनॉमी का। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आई इस नंबर सर्च कर सकते हैं। डेली 3 बजे टेस्ट होता है और इसके अलावा कंप्लीट फुल लेंथ की भी टेस्ट चल रही है, वो भी 3 बजे होती है। अल्टरनेट जो है टेस्ट अपलोड किया जाता है 3 बजे डेली। अगर आपको टेस्ट पसंद है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 61 के यानी आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र को इंगित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स ए मैकेनिज्म यूज्ड बाई आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट? ऑप्शन ए एमएसएफ, ऑप्शन बी ओएमओ यानी खुला बाजार परिचालन, ऑप्शन सी ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑप्शन डी बाजार स्थिरीकरण योजना यानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो आपको बताना है कि आरबीआई जो है जब बाजार से उसको अतिरिक्त तरलता अवशोषित करनी होती है तो उसमें कौन सा टर्म यूज करती है? तो इसमें होगा ऑप्शन डी यानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसे अप्रैल 2004 में अपनाया गया था। इसके तहत होता क्या है? इसके तहत आरबीआई जो है भारत सरकार के नाम से 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर लेती है, फिर इसको जो है भारत सरकार के नाम से जारी करके जो है मार्केट में बेचती है। इससे क्या होगा, जब सिक्योरिटी बेचती है तो एक्सेस मनी क्या होता है, आरबीआई के पास आ जाता है। ठीक है, यानी जब उसको इन्फ्लेशन से फाइट करना होगा तो क्या करती है, आरबीआई विल हैव द टू सेल सिक्योरिटी। आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है। ठीक है, और उसके आधार पर जो है एक्सेस मनी जो है मार्केट से अपने पास ले लेती है। और जब उसको डिफ्लेशन से फाइट करना होगा तो क्या करती है, आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करती है और मार्केट में पैसा बूस्ट करती है। इसके अलावा एमएसएफ क्या होता है, ओएमओ क्या होता है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग और देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये टर्म यूज किया जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसको 2004 में जो है लाया गया था। एक बात और ध्यान रहा है, जो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है वो सरकार के स्वामित्व में होती है, लेकिन आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और इसे जो पैसा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करके आरबीआई जो है मार्केट से पैसा एक्सेस करती है यानी एब्जॉर्ब करती है कुल मिलाकर, तो वो गवर्नमेंट को नहीं देती है। अगर ऐसा करेगी तो क्या करेगा, सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चलाएंगी, मार्केट में पैसा जाएगा, फिर तरलता बढ़ जाएगी। उसको क्या करता है, तरलता अवशोषित करना है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। उसके अलावा ये देखिए, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति द्वारा और भारत सरकार के राजकोषीय नीति द्वारा कुछ जो पॉलिसी अपनाई जाती है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, मौद्रिक नीति के अंदर रेपो रेट, एमएसएफ, ओएमओ, पीएसएल, और इसके अलावा राजकोषीय नीति के अंतर्गत टैक्सेशन, सब्सिडी, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा, डिसइन्वेस्टमेंट, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है। उसके फलस्वरूप जो भी किस में हेल्प कर सकता है, सेविंग्स में, जीडीपी ग्रोथ में, इन्वेस्टमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट कम करता है, इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करता है। ये बातें आप सब पढ़ चुके होंगे, ये मैंने ओवरव्यू देने के लिए आपको बताया है। अब चलिए, आपको 3-4 स्लाइड में इन सब के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है कि मौद्रिक नीति का लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, मौद्रिक नीति के साधन क्या है, रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और इसके अलावा तरल समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। इसके अलावा यहाँ देखिए बैंक रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। ठीक है,
कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से भी लिक्विडिटी जो है एडजस्ट की जाती है, बैंक रेट्स के माध्यम से भी लिक्विडिटी एडजस्ट की जाती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो दिया गया था उसके माध्यम से ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी और बिक्री की जाती है, इसके माध्यम से तरलता बढ़ाई और घटाई भी जाती है। लेकिन उसमें क्या कहा था कि कौन सा टर्म यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही था। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की बात की ही, वो मैंने बता ही दिया। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन फिर से एक बार दे दिया गया है विस्तार से, उसमें आप देख सकते हैं। बॉन्ड यील्ड कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है। बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड के रिलेशन देखें, यानी बॉन्ड की प्राइस जब बढ़ेगी तो यील्ड क्या होगी, वो कम होगी। बॉन्ड की जो प्राइस जब कम होगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, यानी बॉन्ड यील्ड बॉन्ड पर रिटर्न मिलने वाली राशि होती है। ठीक है, यानी बॉन्ड की कीमत में उतार चढ़ाव से बॉन्ड यील्ड विपरीत असर पड़ता है, यानी जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है, रिटर्न कम हो जाता है, और बॉन्ड यील्ड कीमत घटती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। जीसैप यानी सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि ऑप्शन एक, सरकारी प्रतिभूति बाजार को स्थिर बनाने के लिए, ऑप्शन बी, राजकोषीय और मौद्रिक घाटे को पाटने के लिए, ऑप्शन सी, व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, धन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था में सामान्य ब्याज दर को कम करने के लिए। तो आपको बताना है जीसैप प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत उसका क्या उद्देश्य है। तो जीसैप के तहत क्या होता है, सरकार जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है बाजार को स्थिर बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, टू मेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट स्टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में कौन सा एमएसएमई को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन एक नाबार्ड, ऑप्शन दो सिडबी, ऑप्शन तीन मुद्रा बैंक। तो आपको बताना है कि एमएसएमई को प्रत्यक्ष ऋण जो है इन तीनों संस्थाओं में से कौन प्रदान करता है। तो इन तीनों में से जो है नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड जो है कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, अन्य ग्रामीण शिल्पों, अन्य संबंध गतिविधियों को बढ़ावा देने के ऋण प्रदान करता है। लेकिन नाबार्ड उन संस्थानों को वित्त प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, और नाबार्ड जो है व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता बल्कि पुनर्वित्त के माध्यम से अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार इसमें ये गलत हो जाएगा। और इसके अलावा सिडबी भी गलत है। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, नाबार्ड की स्थापना 1882 में। सन भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, सिडबी की स्थापना 1890 में लघु उद्योग विकास अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत की गई थी। और ये भी जो है एमएसएमई को आगे उधार देने के लिए वित्तीय संस्थानों को अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं करता। मुद्रा भी अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई के माध्यम से उपलब्ध होंगे, ना कि प्रत्यक्ष ऋण जो है डायरेक्ट आप मुद्रा बैंक से जाकर नहीं ले सकते। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में वित्तीय संस्थानों पर विचार कीजिए। दिए गए वित्तीय संस्थानों में किसको एनबीएफसी कंपनी माना गया है। बीमा कंपनी, चिट कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। तो आपको बताना है किसको जो है एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माना गया है। तो एक एनबीएफसी कंपनी जो है 1956-2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण और अग्रिम के कारोबार में लगी हुई है। सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए शेयर, बांड, डिवेंचर, सिक्योरिटी के अधिग्रहण और समान प्रकृति की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूति, पट्टे पर किराया खरीद, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय, ये सब शामिल होता है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4 जो है दिए गए जो हैं वो सभी संस्थान क्या है, एनबीएफसी है, यानी इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, भुगतान बैंक यानी पेमेंट्स बैंक के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, पेमेंट बैंक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड
जारी कर सकते हैं। ऑप्शन 2, पेमेंट बैंक उधार देने की गतिविधियां नहीं कर सकता। ऑप्शन 3, भुगतान यानी पेमेंट बैंक मांग और सावधि जमा स्वीकार कर सकते हैं और प्रेषण सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी प्रोवाइडिंग रेमिटेंस सर्विस। तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। पेमेंट्स बैंक के बारे में कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप ध्यान से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। पेमेंट्स बैंक होते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, वो लोग डेबिट कार्ड जारी करते हैं, लेकिन वो लोग लोन नहीं देते, और जब लोन नहीं देते तो वो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का लोन है। तो जब वो लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करते, थर्ड पार्टी के से जारी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी जो है जारी करती है, लेकिन पेटीएम स्पेसिफिक अगर कहें तो पेटीएम बैंक या पेमेंट बैंक जो हैं वो लोग क्या करते हैं, जारी नहीं करते। ठीक है, एयरटेल भी आप सोचेंगे कि जारी करता है, लेकिन वो जो है थर्ड पार्टी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है सही है, यानी पेमेंट बैंक जो है उधार नहीं दे सकते, जब क्रेडिट लोन ही नहीं दे सकते उधार क्यों देंगे। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 गलत है, यानी पेमेंट्स बैंक जो है केवल जो है मांग जमा स्वीकार करते हैं, यानी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 1 2 जो है 1 3 जो है गलत है, यानी 2 जो सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, जब आरबीआई खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके बारे में सबसे पहले 61 क्वेश्चन में हमने लास्ट में सब कुछ डिटेल में दे दिया है, माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी की बिक्री बढ़ाता है, तो निम्न में से क्या होने की सबसे अधिक संभावना है। यानी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करता है, सेल करता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर सेल करेगा, जीसिक सेल करेगा, तो उस पर क्या प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा। यानी केंद्रीय बैंक उदार मौद्रिक नीति का रुख कर रही है। ऑप्शन बी, बाजार में ब्याज दरों में गिरावट की संभावना। ऑप्शन सी, केंद्रीय बैंक एक सख्त और संकुचन नीति का पालन कर रही है। ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में वृद्धि। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक सबसे अधिक संभावना किसकी है अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है मार्केट में बेच रही है। तो सर्वाधिक संभावना क्या है। तो अगर मार्केट में जो है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल बेच रही है, तो क्या कर रही है, मार्केट से जो है पैसा जो है अपने पास खींच रही है। यानी इन जो है वो क्या कर रही है, केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है वो एक सख्त या संकुचन मौद्रिक नीति का पालन कर रही है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। अगर यहीं जो है मार्केट से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती और मार्केट में जो है मनी बूस्ट करती, तो इससे क्या होता, इससे मार्केट में पैसा बढ़ जाता और अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन में होने की संभावना रहती, और ये जो है मौद्रिक नीति उदार मौद्रिक नीति होती, ब्याज दरों में गिरावट होने की संभावना होती। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही है। ठीक है, अगर आपने 61 क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, भारत के संबंध में विचार कीजिए। उपरोक्त में से भारत में बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है। ऑप्शन 1, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ऑप्शन 2, भुगतान अवसंरचना विकास कोष पीआईडीएफ। ऑप्शन 3, लीड बैंक स्कीम। ऑप्शन 4, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट 2020। तो आपको बताना है एनपीए को कम करने के लिए भारत में उठाए गए कदमों में इन चारों में से माना जा सकता है। तो इसमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो होता है ये जो है एनपीए को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जिसके तहत कमज़ोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को आरबीआई द्वारा निगरानी में रखा जाता है। पीसीए ढांचा बैंकों को जोखिम भरा मानता है यदि वे 3 मापदंड यानी पूंजीगत अनुपात, परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रद और कुछ मानदंडों के नीचे खिसकते हैं। ऐसे बैंकों को एनपीए परिसंपत्ति पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, यानी इसमें जो है 1 और 4 जो है
वो बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में है। बैंकिंग विनिमय संशोधन अधिनियम 2020 कैसे है? यदि आरबीआई को लगता है कि आरबीआई शहरी सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का प्रबंधन का स्थान ले सकता है, तो बैंक को मामले को जमाकर्ता के हित के हानिकारक तरीके से संचालित किया जाता है, तो इससे सहकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए पर लगाम लगेगी। पहले यह केवल यूसीबी के लिए था, ठीक है, यानी शहरी के लिए था, और अब संशोधन के माध्यम से यह जो है राज्य और जिला केंद्रीय पर भी लागू होगा, उसके मैनेजमेंट पर। तो इस प्रकार जो है इसमें 1 और 4 जो है सही है। बाकी रही अगर लीड बैंक स्कीम की, तो लीड बैंक स्कीम क्या होता है? आरबीआई द्वारा 1669 में अग्रणी बैंक योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य बैंकों को अन्य विकास एजेंसियों गतिविधियों के विभिन्न मंचों से माध्यम से समन्वित करना और अन्य क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास में बैंकों की भूमिका को बढ़ावा देना था, ताकि वित्त प्रवाह सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में कौन सी घटना अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी ट्रैप यानी तरलता जाल के परिणाम स्वरूप होने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन 1, लोग अपने फंड को बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करने के बजाय फिक्स्ड एंड डिमांड डिपॉजिट में जमा रखते हैं। ऑप्शन 2, मुद्रा बाजार को और अधिक तरल बनाने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो दरों में वृद्धि करना शुरू करेंगे। तो आपको बताना है कि लिक्विडिटी ट्रैप के परिणामस्वरूप होने की संभावना सबसे अधिक क्या है। इन दोनों कथनों में आपको सही बताना है। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है। जब मौद्रिक नीति उन उपभोक्ताओं के साथ बहुत कम ब्याज दरों के कारण अप्रभावी हो जाती है जो उच्च उपज वाले बॉन्ड या अन्य निवेशों में निवेश करने के बजाय बचत करना पसंद करते हैं, यानी अपने पास रखना पसंद करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। ऑप्शन 1 की बात करें, ऑप्शन 1 गलत है, यानी तरलता जाल के मामले में लोग अपने धन को सामान्य बचत खातों में, ठीक है, यानी डिमांड डिपॉजिट में रखते हैं और बहुत कम ब्याज दर पर सावधि जमा में अपने निवेश को फंसाना नहीं चाहते। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में बाजार की दिलचस्पी बढ़ेगी और फिर वे बॉन्ड अन्य उपकरणों में निवेश करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है, यानी तरलता जाल का एक मार्कर कम ब्याज दर है। यानी वास्तव में 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद तरलता जाल की स्थिति थी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने कुछ क्षेत्रों में मात्रात्मक सहजता और एक नकारात्मक ब्याज दर नीति का सहारा लिया था ताकि खुद को तरलता जाल से मुक्त किया जा सके। तरलता जाल की विशेषता के बारे में अगर आपको बताएं तो उसमें कुछ विशेषता, जैसे एक, बहुत कम ब्याज दरें होना, कम मुद्रास्फीति होना, तीसरा क्या है, धीमी और नकारात्मक आर्थिक वृद्धि होना, 4 क्या है, खर्च और निवेश के बजाय बचत की वरीयता देना, और 5वें की बात करें तो मौद्रिक नीति मांग बढ़ने में अप्रभावी हो जाना। तो इन सब के प्रभाव से देखेंगे एक लिक्विडिटी ट्रैप जो है बनता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। 69 क्या पूछा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है गलत है इसमें? ऑप्शन 1, स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने कुल ऋण के आधे से अधिक को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत के लिए प्राप्त क्षेत्रों को देना होगा। ऑप्शन 2, इसके ऋण संविभाग को कम से कम 50% तक ऋण और 25 लाख रुपए के अग्रिम उधार के लिए गठन करना चाहिए। ऑप्शन 3, भुगतान बैंकों के विपरीत लघु वित्त बैंक सभी प्रकार की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं। तो आपको बताना है स्मॉल फाइनेंस बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत में विभेदित बैंकों के उदाहरण हैं। विभेदित बैंक क्या होते हैं? ये ऐसे बैंक होते हैं जो आबादी के एक निश्चित जनसांख्यिकी खंड की जरूरतों को पूरा करते हैं। ऑप्शन 1 में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है, यानी लघु वित्त बैंक के संचालन के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। छोटे वित्त बैंकों को अपने कुल ऋण का 75% जो है आरबीआई द्वारा पीएसएल यानी प्राइवेट सेक्टर जो है लेंडिंग के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों को देना होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों सही है। जो इसमें दूसरे कथन में लिखा वो भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी सही है, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राथमिक रूप से सभी प्रकार की जमा राशि जैसे एफडी, आरडी, बचत,
चालू खाता आदि को स्वीकार करने और छोटे और सीमांत किसान को एमएसएमई उद्योग के लिए असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं, छोटी व्यावसायिक इकाइयों सहित जो है उनको उधार और बुनियादी बैंकिंग गतिविधियां जो है प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार इसमें एक दो तीन तीनों सही है, तो गलत पूछा है तो गलत जो है इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, यदि सभी ने कम लाभ के कारण बैंकों के साथ अपनी सावधि जमा को वापस लेना शुरू कर दिया तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव क्या होगा? टाइम डिपॉजिट को। तो ऑप्शन ए धन आपूर्ति और मौद्रिक आधार घटेगा, ऑप्शन बी धन आपूर्ति बढ़ेगी, ऑप्शन सी मौद्रिक आधार का विस्तार होगा, ऑप्शन डी मुद्रा आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसमें बताना है कि यदि सभी लोग जो है कम लाभ के कारण बैंकों में अपनी सावधि जमा को वापस लेना शुरू कर दें तो कुल मुद्रा आपूर्ति में तत्काल प्रभाव क्या होगा? तो इसमें मुद्रा आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। यानी भले ही लोग सावधि जमा को वापस ले लिया गया हो, सावधि जमा मतलब M3 ब्रॉड मनी यानी M1 प्लस बैंकों के पास जनता की सावधि जमा। M1 क्या है? M1 है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास जनता की मांग जमा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पैसे की आपूर्ति को कोई तत्काल प्रभाव नहीं होगा क्योंकि निकाले गए पैसे जनता के पास रखी गई मुद्रा M1 का हिस्सा है, ठीक है। तो इस प्रकार तत्काल प्रभाव नहीं होगा। तो आपको परिभाषा याद रखना है, M3 बराबर क्या होता है, यानी मुद्रा आपूर्ति में M3 बराबर क्या होता है? M1 प्लस बैंकों के पास जो है जनता की सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। अब M1 बराबर क्या होता है? M1 बराबर होता है जनता के पास कुल मुद्रा, ठीक है, प्लस बैंकों के पास जो है मांग जमा, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन डी वो सही है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, भारतीय बैंकिंग के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से किसे बैंकों के शुद्ध मांग और सावधि देयताएं यानी NDTL के रूप में माना जाता है, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के रूप में माना जाता है भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में। ऑप्शन 1 नगद प्रमाण पत्र, ऑप्शन 2 डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन 3 नगद भंडार, ऑप्शन 4 बचत खाते में जमा पैसे, ऑप्शन 4 चालू खाते में जमा पैसे। तो इसमें बताना है कि बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों की जो शुद्ध मांग जमा होती है यानी NDTL के रूप में इन पांचों में से किसे रखा जाता है? तो जनता की जमा राशि बैंकों की देनदारी है, ये बात आपको पता होगा। जनता की मांग जमा बैंक की मांग देता है और सावधि जमा बैंकों की समय देता है यानी टाइम डिपॉजिट है, एक क्या है? डिमांड डिपॉजिट है। और जनता के कुल मांग और सावधि जमा को बैंकों की शुद्ध मांग और समय देता है यानी NDTL कहा जाता है, ठीक है। टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट जो है क्या कहते हैं? NDTL कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है 1 2 4 5 ये ऑप्शन सही है। यानी शुद्ध मांग और समय देनदारियों यानी NDTL में आमतौर पर क्या? FD, नगद प्रमाण पत्र, सोना, कर्मचारी सुरक्षा जमा, बचत खाते में जमा पैसे, चालू खाते में जमा पैसे, डिमांड ड्राफ्ट और दावा न की गई जमा राशियां वगैरह शामिल होती हैं। तो इस प्रकार इसमें 1 2 4 5 जो है इसमें NDTL में शामिल की जाती है यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 ऋणात्मक ब्याज दरें जमाकर्ता और उधारकर्ता के लिए संपत्ति की देयता के रूप में कार्य करती हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, निगेटिव इंटरेस्ट रेट एक्ट एज लाइबिलिटी फॉर डिपॉजिटर एंड एसेट्स फॉर बारोवर। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 की बात करें,
हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा जो है मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई थी, अर्थव्यवस्था में मांग के निर्माण से संबंधित है, जिससे मांग में वृद्धि हो और मंदी या मंदी की स्थितियों में जब लोग खरीदारी के लिए अनिच्छुक होते हैं तो केंद्रीय बैंक यानी अपने यहाँ आरबीआई द्वारा शून्य ब्याज दर पर अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने की मांग का निर्माण होगा, जिससे विकास और पुनर्जीवित किया जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो बिल्कुल सही है, यानी जमा राशियों पर ऋणात्मक ब्याज दर प्रदान करना जमाकर्ता के लिए क्या होता है, दायित्व होता है। और यदि बैंक बचत खातों पर +3% अगर विचार करें तो के बजाय ऋणात्मक ब्याज दर प्रदान करते हैं तो जमाकर्ता ब्याज अर्जित करने के बजाय कुछ जमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो ऋण के मामले में उधारकर्ता को लाभ होगा, क्योंकि निवेशक द्वारा लगाए गए नकारात्मक ब्याज से निवेशक को न केवल पैसे उधार देना पड़ेगा बल्कि ब्याज के रूप में कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, नीचे दिए गए कथनों में किससे डॉलर के मुकाबले रुपए की बढ़त या मूल्य वृद्धि होने की संभावना है? सही उत्तर आपको बताना। ऑप्शन एक, भारतीय बांड बाजार में एफपीआई की सीमाएं बढ़ाना। ऑप्शन दो, अन्य देशों के साथ मुद्रा स्वैप समझौता। ऑप्शन तीन, बाह्य वाणिज्यिक उधार यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग की सीमा बढ़ाना। ऑप्शन चार, आरबीआई और भारतीय बैंकों में के बीच डॉलर स्वैप होना। ऑप्शन पाँच, आरबीआई की डियर मनी पॉलिसी या महंगी मुद्रा नीति को अपनाना। तो आपको बताना है कि इन पांचों कथनों में किसको अपनाने से डॉलर के मुकाबले रुपए की बढ़त या मूल्य वृद्धि होने की संभावना है। भारतीय मुद्रा का मूल्य ह्रास की बात करें तो निर्यातकों के लिए क्या करता है, अच्छा होता है, यानी भारतीय मुद्रा की वैल्यू में अगर कमी आ जाए तो जो निर्यातक होते हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है, जबकि इसका आयातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब बहुत अधिक मूल्यह्रास देखा जाता है तो रुपए की मूल्य वृद्धि के लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे भारतीय रुपए की बढ़त या मूल्य वृद्धि के लिए केवल इस आपूर्ति को कम करके प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि निरंतर मांग के साथ आपूर्ति कम होने की निश्चित रूप से कीमतें वृद्धि होंगी। जब भारतीय बाजार में अधिक एफपीआई की अनुमति दी जाती है तो भारत में निवेश के लिए अधिक डॉलर आते हैं और इसके परिणाम स्वरूप डॉलर के संबंध में रुपए की आपूर्ति जो है कम होती है, जिससे मूल्य वृद्धि होती है। कोरोना काल में भारत में शेयर मार्केट बहुत ऊपर गया था। शेयर मार्केट ऊपर क्यों गया था कि बाहर से यहाँ पर जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी उन सब के शेयर बढ़ रहे थे, बाहर से जो है डॉलर लाकर लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और इससे जो है जो रुपए का मूल्य था और डॉलर का मूल्य था वो लगभग ज़्यादा गिरा नहीं था, यानी $1 की कीमत यहाँ पर लगभग सपोज जो है 85 रुपये के लगभग मान सकते हैं थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जब एफपीआई का प्रवाह होता है तो उससे भी जो है मूल्य वृद्धि होने की संभावना होती है। तो इन सभी कारणों को अन्य अगर देशों के साथ मुद्रा स्वैप समझौता किया जाए, यानी अपने जो पैसा है भारत का पैसा दूसरे के साथ, जो अगर सपोज जापान का जो करेंसी या भारत करेंसी आपस में स्वैप एग्रीमेंट के साथ व्यापार का डॉलर की जरूरत ना हो तो भी उसके मूल्य में वृद्धि होगी। और कमर्शियल जो बारोइंग होती है उसकी सीमा बढ़ाई जाए तो भी जो है रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा आरबीआई और भारतीय बैंक के बीच अगर डॉलर स्वैप एग्रीमेंट हो तो भी होगा। पाँचवें की बात करें, आरबीआई डियर मनी पॉलिसी या महंगी मुद्रा नीति अपनाती है तो भी जो है मूल्य में वृद्धि होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में बहुपक्षीय संगठनों पर विचार करें। उपयुक्त में से किस संगठन में भारत इसके सदस्य के रूप में शामिल है? ऑप्शन एक, अफ्रीकी विकास बैंक। ऑप्शन दो, एशिया विकास बैंक। ऑप्शन तीन, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए यूरोपीय बैंक। ऑप्शन चार, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक। ठीक है, आपको बताना है किस में जो है भारत इसके सदस्य के रूप में शामिल है। तो सबसे पहले अफ्रीकी विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 में।
और भारत इस बैंक का सदस्य है और ये आइवरी कोस्ट में स्थित है। भारत एशियाई बैंक का भी सदस्य है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और इसके अलावा जो है पुनर्निर्माण और विकास के यूरोपीय बैंक जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, भारत इसका भी सदस्य है। लेकिन निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है विश्व बैंक का समूह के अंतर्गत आता है, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1, एशियन अवसंरचना विकास बैंक के मामले में सबसे बड़े शेयर धारक के लिए ऋण हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। ऑप्शन 2, सभी ब्रेटन वुड्स संगठन शेयरधारिता की मात्रा के आधार पर असमान मतदान की शक्ति जो है प्रदान करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें गलत है। ऑप्शन 1 की बात करें तो एशियन अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB बीजिंग चीन में स्थित है, ठीक है, और बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं को फाइनेंस के लिए एक बहुपक्षीय संस्थान है। भारत और यूके के बाद चीन बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो इस प्रकार भारत और यूनाइटेड किंगडम के बाद जो है चीन सबसे बड़ा बैंक का शेयरधारक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बैंक में मतदान करने की शक्ति किसी सदस्य द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधारित होती है। एशियाई देशों में 75% मतदान शक्ति है। भले ही भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, लेकिन यह बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है, इसलिए ऋण का हिस्सा सदस्य देश की शेयरधारिता से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो विश्व बैंक और IMF और विश्व व्यापार संगठन जैसे ब्रेटन वुड्स संगठन अपने मतदान स्वरूप में भिन्न है, जबकि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शेयरधारिता के आधार पर मतदान साझेदारी प्रदान करते हैं, और वहीं विश्व व्यापार संगठन एक देश एक वोट की अवधारणा को अपने पास अपनाए हुए हैं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 भी गलत है, यानी इसमें जो है 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, भारत में आयातित वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया है, यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी की बात कर रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ऑप्शन 2, विपरीत शुल्क संरचना निर्यातक देश से संबंधित है, जबकि एंटी डंपिंग शुल्क आयातक से संबंधित है, यानी इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द एक्सपोर्टर कंट्री वाइल एंटी डंपिंग ड्यूटी रिलेट टू द इंपोर्टर। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी किसी आयातक देश द्वारा लगाया गया एक प्रकार का टैरिफ अवरोध माना जाता है। जब निर्यातक देश द्वारा निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के माध्यम से आयातित माल घरेलू सामानों की तुलना में सस्ता दिखाई देता है, तो इसलिए आयातित सामानों पर जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया जाता है। भारत ने इस शुल्क को समाप्त कर दिया है और सामाजिक कल्याण अधिभार सेस के साथ मूल सीमा शुल्क वसूल करता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, यानी इनवर्ड ड्यूटी जिसे आप विपरीत शुल्क कह लें, उनकी संरचना ऐसी होती है कि जब तैयार वस्तु पर आयात शुल्क और उसके घरेलू उत्पादन के लिए आयातित कच्चे माल की तुलना में कम होता है, इससे ऐसे सामानों का घरेलू उत्पादन में उनके आयात की तुलना में कम लाभकारी हो जाता है, इसलिए आयात से संबंधित है। डंपिंग रोधी शुल्क क्या होता है, तो डंपिंग ड्यूटी जो होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है, वो तब लगाया जाता है जब निर्यातक देश द्वारा निर्यात की कीमतें उसके घरेलू उत्पाद लागत से कम होती हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, 77 में क्या पूछा है, WTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, कृषि पर समझौता विश्व व्यापार संगठन एकमात्र सब्सिडी संबंधित समझौता है। ऑप्शन 2, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता जिसे गैट कहा जाता है माल और सेवा दोनों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन 3, SEZ में भारत की तरफ से कर छूट को विश्व व्यापार संगठन में एक प्रकार का व्यापार अवरोध माना जाता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है WTO के संबंध में। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है गलत है,
यानी वैश्विक व्यापार के लिए सीमा के रूप में कार्य करने वाले टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं के खतरे को रोकने के लिए विश्व व्यापार संगठन में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और कुछ गैर टैरिफ बाधाओं व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर समझौते, गैर खाद्य वस्तुओं के लिए सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय के लिए हैं, जबकि खाद्य पदार्थों के लिए समझौते में स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपायों पर समझौता और क्रिस्प समझौता शामिल है। इसलिए व्यापार के लिए गैर टैरिफ बाधा के रूप में सब्सिडी के उपयोग को रोकने के लिए विश्व व्यापार संगठन के पास खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं के लिए दोनों समझौते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। यही गैट जो कहा है वो टैरिफ बाधा को समाप्त करने के लिए समझौता है या केवल वस्तुओं से संबंधित है, जबकि सेवाओं में व्यापार के लिए सामान्य समझौता जिसे गैट सेवाओं से संबंधित है। तो इस प्रकार इसको ध्यान रखना है, गैट जो है वो वस्तुओं से संबंधित है, सेवाओं से नहीं। ऑप्शन 2 भी गलत। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है सही है। ठीक है, तो इसमें केवल और ऑप्शन 3 जो है सही है। ये गैट के बारे में, जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ ट्रेड के बारे में उसके बताया गया है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी नींव रखी गई और 2 प्रमुख संस्थानों यानी IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई। अब ये WTO गैट संस्थान क्यों लिया गया, क्यों लिया, ठीक है, ये जो है इसमें क्या कमियां थी इसके बारे में चर्चा किया गया। इसको चर्चा करने के लिए नहीं बैठेंगे। और विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र का कंपैरिजन किया गया है, इसको आपको देख लेना है। और कुछ करंट न्यूज़ जैसे 2021 में जो है नागोजी ओंकोजो इवोला को विश्व व्यापार संगठन की पहली महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसके अलावा करंट में जो 12th WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जिनेवा में हुई थी। ठीक है, उसे को होस्ट किया था कजाकिस्तान में। ठीक है, बाकी यहाँ पर डिटेल दी गई, आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, विश्व व्यापार संगठन की शांति उपधारा सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौता का अपवाद है। आपको इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेना अगर आपको ना समझ में आ रहा हो। ऑप्शन 2 की बात करें, किस पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता विकसित देशों के लिए सब्सिडी की ऊपरी सीमा तय करता है, जबकि विकासशील देशों की ऊपरी सीमा के अधीन नहीं है। ऑप्शन 3, सब्सिडी पर शांति उपधारा का विस्तार नैरोबी सम्मेलन 2015 का परिणाम था। कौन सा कथन गलत है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है, यानी विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2013 में बाली इंडोनेशिया में अपने बाली सम्मेलन में व्यापार सुविधा समझौते को जो है पीस क्लास जो है वो पेश किया गया था। ये पीस क्लास जो है विकासशील देशों को उनके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रदान की जाने वाली खाद्य सब्सिडी की ऊपरी सीमा से उन्मुक्त प्रदान यानी छूट प्रदान करता है। और क्रिस्प समझौते पर के तहत एम्बर बॉक्स सब्सिडी विकसित देशों के उत्पादन की मात्रा पर 5% सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति देती है, जबकि विकासशील देशों के लिए क्या है 10% सब्सिडी है। इसलिए पीस क्लास को क्रिस्प समझौते के अपवाद के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन 2 भी गलत है। अभी मैंने बताया एम्बर बॉक्स सब्सिडी एक निश्चित सीमा प्रदान करता है विकसित और विकासशील देशों द्वारा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में। विकसित के लिए 5% सब्सिडी, विकासशील देशों के लिए 10%। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है, यानी 2015 के नैरोबी सम्मेलन में ये पीस क्लॉज की अवधि जो है बढ़ा दी गई थी। और ये पीस क्लॉज 2013 के जो है बाली समझौते में एक अस्थायी उपाय के रूप में पेश किया गया था। इसे नैरोबी में विस्तारित किया गया। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 जो है गलत है। अब पीस क्लॉज क्या है इसके बारे में डिटेल जो है यहाँ पर दिया गया है, और इसलिए WTO के नियम क्या हैं यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा अक्सर विश्व व्यापार संगठन के संबंध में उल्लिखित विशेष सुरक्षा तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म कभी कभी न्यूज में रहता है। इसमें बताना सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। ऑप्शन 1, या किसी अन्य सदस्य द्वारा ऊपरी सब्सिडी सीमा के उल्लंघन के मामले में एक सदस्य द्वारा आयात पर लगाने की अनुमति देता है, कर लगाने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी, इसके दायरे में घरेलू निर्माताओं की सुरक्षा के लिए प्रतिकारी, ठीक है, यानी काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग शुल्क लगाना शामिल है। ऑप्शन सी, या तीसरी दुनिया के देशों द्वारा अपने किसानों को विकसित देशों द्वारा निर्यात वृद्धि बचाने के लिए कर टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। ऑप्शन डी, यह सुधारों का एक संग्रह है जो क्रिस्प पर समझौते
अवसान यानी पीस क्लॉज को अनिश्चित काल तक बढ़ाता है। तो आपको बताना है कि स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म जो है इन चारों में से कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें जो सबसे अच्छा वर्णन करता है, अभी इसके पहले मैंने चर्चा की कि बाली शिखर सम्मेलन 2013 में ये स्पेशल पीस क्लॉज स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, और यह जो है तीसरी दुनिया के देशों को अपने किसानों को विकसित देशों द्वारा निर्यात वृद्धि से बचाने के लिए एक कर टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। ठीक है, इट्स परमिट द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस टैरिफ बाय द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर फार्मर्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट सर्जेस बाय द डेवलप्ड कंट्री। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, 80 में क्या पूछा है, नीचे दी गई स्थितियों में किसे देश के बाह्य ऋण में वृद्धि की संभावना है। यानी जो 5 स्थितियां दी गई हैं, किससे जो है एक्सटर्नल जो डेप्ट है उससे जो है कंट्री का बढ़ेगा। सही उत्तर आपको बताना ऑप्शन 1, विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में जमा में वृद्धि, ऑप्शन 2, बाहरी वाणिज्यिक उधारों की सीमा को जो है टाइट करना। ठीक है, एसडीआर प्राप्तियों के शेयरों में वृद्धि, ऑप्शन 4, डॉलर के संबंध में रुपए की कीमत बढ़ती, ऑप्शन 5, निर्यात पर सब्सिडी की कमी। तो आपको बताना है किससे जो है किसी देश के यानी देश के लिए जो है एक्सटर्नल डेप्ट जो है बढ़ेगा, इन पांचों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 की बात करें तो अगर फॉरेन करेंसी जो नॉन रेजिडेंस अकाउंट है उनकी जो पूंजी खाते का एक हिस्सा है FCNR जो भारतीय बैंकों में जमा किए जाते हैं, ये जमा पूंजी बैंकों के लिए देयता के रूप में कार्य करते हैं, जिसके लिए उन्हें ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल कमर्शियल जो बारोइंग की सीमा को कसने या कम करने से कॉरपोरेट्स की उधारी कम होती है, जो बदले में देश के बाहरी ऋण को कम करती है। इस प्रकार इसमें देखेंगे ये जो है शामिल है। इसके अलावा SDR की प्राप्तियां शेयर में वृद्धि से भी जो है एक्सटर्नल जो है वृद्धि होने की संभावना होती है। यानी IMF से SDR भी शामिल होते, इसलिए अधिक SDR प्राप्तियों से देश के विदेशी ऋण में वृद्धि होगी। SDR IMF के पास जमा राशि है जिस पर ब्याज लगाया जाता है। रुपए की बढ़त से भी विदेशी ऋण बढ़ता है, क्योंकि RBI के आंकड़े के अनुसार देश में विदेशी ऋण डॉलर लगभग 50%, रुपए के 35% दोनों के रूप में बढ़ाया जाता है। बढ़ा हुआ रुपया तब डॉलर से अधिक को समायोजित कर सकता है जो डॉलर के मूल्य वर्गित होने पर बढ़े हुए विदेशी ऋण पर परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार जो है सब्सिडी को कम करने पर भी जो है इसमें जो एक्सटर्नल डेप्ट कंट्री का वो भी बढ़ सकता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो 1 सेकंड 1 3 4 इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन सी वो होगा, वो सही होगा। और जहाँ तक सब्सिडी की बात मैंने की, निर्यात पर सब्सिडी की कमी की बात की, तो किसी भी क्षेत्र में निर्यात या भोजन पर सब्सिडी कम करने से सरकार के हाथ में अधिक धन उपलब्ध होता है, जो बदले में उसकी उधार पर निर्भरता को कम करेगा। इस प्रकार जो है निर्यात पर सब्सिडी शामिल नहीं होगा, और ना ही बाहरी वाणिज्यिक उधारों की सीमा को टाइट करना ये शामिल है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है सही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 जो है 2 बार हो गया है। 81 जो है हम लोग कल करेंगे, ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा जो 61 से 80 क्वेश्चन का टारगेट था वो पूरा हुआ। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ध्यान रखिएगा डेली 3 बजे टेस्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको टेस्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। और फुल लेंथ की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, इकोनॉमिक सर्वे की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग जुड़े रहिए। UPSC प्रीलिम्स होने और उसके बाद तक हमारी टेस्ट सीरीज चल रहेगी, प्री और मेंस दोनों की।